कहानी शुरू होती है एक छोटी सी लड़की से जिसका नाम योकी है। योकी अभी अभी एक नए स्कूल में ट्रांसफर होकर आई है। वो बहुत शर्मीली, शांत और हमेशा लोगों से दूर रहने वाली बच्ची है। क्लास के पहले दिन जब टीचर उससे सबके सामने अपना इंट्रोडक्शन देने को कहते हैं तो योकी इतनी धीरे बोलती है कि उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई देती है। टीचर उससे जोर से बोलने को कहते हैं, लेकिन प्रेशर बढ़ने से योकी और ज़्यादा घबरा जाती है। क्लासरूम में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। तभी अचानक एक लड़का अपनी सीट से खड़ा होता है। उसका नाम मकोटो है। बिना कुछ कहे वो योकी की तरफ एक सोडा कैन फेंक देता है और उसे खोलने को कहता है। योकी बिना सोचे समझे कैन खोल देती है और अगले ही पल सोडा हर तरफ उछल जाता है, सीधा टीचर पर जाकर गिरता है। पूरी क्लास हंसने लगती है। टीचर इस हरकत को बदतमीजी समझते हैं और मकोटो को स्टाफ रूम बुला लिया जाता है। वैसे भी मकोटो एक तेज दिमाग का स्टूडेंट है, लेकिन शरारतें और प्रैंक्स करना उसकी आदत है। इसी वजह से वो अक्सर टीचर से डांट खाता रहता है। स्टाफ रूम में उसे सजा मिलती है और उसके प्रैंक करने वाले सारे सामान ले लिए जाते हैं। स्कूल के बाहर योकी मकोटो का इंतजार कर रही होती है। उसके साथ एक और लड़का होता है, केया, जो मकोटो का सबसे अच्छा दोस्त है। योकी मकोटो का शुक्रिया अदा करना चाहती है और उससे दोस्त बनाना चाहती है। तब केया बताता है कि वो और मकोटो बचपन से साथ हैं, दोनों अनाथ हैं और एक ही ऑर्फनेज में पले बढ़े हैं। ये सुनकर योकी बताती है कि वो भी अनाथ है और इसी वजह से उसका ट्रांसफर हुआ है। इसी पल से योकी, मकोटो और केया के बीच एक गहरी दोस्ती शुरू हो जाती है। समय बीतता है। तीनों मिडिल स्कूल से हाई स्कूल तक पहुंच जाते हैं। उनकी छोटी सी दुनिया अब धीरे धीरे बदलने लगती है। मकोटो और केया की वजह से योकी भी बदलने लगती है। वो पहले से ज्यादा खुश रहने लगती है, मुस्कुराने लगती है और अपने अंदर बंद रहना छोड़ देती है। एक दिन स्कूल के बाद योकी अपने दिल का बोझ हल्का करती है। वो बताती है कि पिछले स्कूल में उसे बहुत बुलिंग का सामना करना पड़ा था, इसी वजह से वो इतनी चुपचाप रहती थी। ये सुनते ही मकोटो गुस्से में आ जाता है और उन स्टूडेंट्स से बात करने चला जाता है जिन्होंने योकी को परेशान किया था। जब वो उससे माफी मांगने से मना कर देते हैं, मकोटो अपने प्रैंक के तरीकों से उन्हें डरा देता है जब तक वो घबराकर भाग नहीं जाते। बाद में मकोटो योकी को समझाता है कि उसे अपना डर और दर्द छोड़कर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। कुछ साल और बीत जाते हैं। तीनों अभी भी साथ हैं, अभी भी एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं। एक दिन योकी एक छोटी सी ख्वाहिश बताती है। वो सर्दियों के बीच फायरवर्क्स देखना चाहती है। मकोटो मुस्कुराते हुए वादा करता है कि एक दिन वो सर्दियों में उसके लिए फायरवर्क्स जरूर दिखाएगा। उसी पल केया कहता है कि वो चाहता है कि तीनों जिंदगी भर साथ रहें। उसकी बात योकी के दिल को छू जाती है। दिल ही दिल में योकी भी यही चाहती है कि उसके दोस्त उसे कभी ना भूलें और कभी उसे अकेला ना छोड़ें। एक शाम योकी सड़क के किनारे एक मरे हुए कुत्ते को देखती है। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि कोई उसकी परवाह नहीं कर रहा, जैसे उसकी जिंदगी की कोई कीमत ही ना हो। समय फिर आगे बढ़ता है। तीनों बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनका रिश्ता अभी भी जिंदा है। एक बार बारिश भरे दिन योकी और केया साथ चल रहे होते हैं और उस लम्हे में केया अपने दिल में छुपे जज्बात बयान करने की हिम्मत जुटाता है। कहानी यहीं से और गहरी होने वाली है। काफी देर तक योकी चुप रहती है, जैसे उसके दिल के अंदर चल रहा तूफान उसके होठों तक पहुंचने से पहले ही रुक जाता हो। आखिरकार वो हिम्मत करके सच बोलती है। वो मान लेती है कि उसके दिल में भी केया के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन ये सच बहुत देर से सामने आता है। उससे पहले ही मकोटो अपना प्यार योकी के सामने रख चुका होता है और योकी ने उसके जज्बातों को स्वीकार भी कर लिया होता है। केया के चेहरे पर एक हल्की सी उदासी जरूर होती है, लेकिन साथ ही एक अजीब सा सुकून भी। जिंदगी एक नया मोड़ लेती है। मकोटो और केया एक कार रिपेयर शॉप में काम शुरू कर देते हैं, जिसका मालिक एक सख्त लेकिन ईमानदार आदमी है, मियाजावा। दोनों अपने काम को बहुत सीरियस लेते हैं, न शॉर्टकट न चालाकी, सिर्फ मेहनत और ईमानदारी। एक रात काम खत्म होने के बाद मकोटो केया को अपना एक सीक्रेट बताता है। वो योकी के लिए एक बड़ा सरप्राइज प्लान कर रहा होता है। वो इसे प्रपोजल ऑपरेशन कहता है। प्लान सिंपल होता है, लेकिन जज्बातों से भरा हुआ। मकोटो चाहता है कि केया सांता क्लॉज का कॉस्ट्यूम पहने और सर्दी की रात में फायरवर्क्स चलाए जब वो योकी के सामने घुटनों पर बैठकर उसका हाथ मांगे। केया बिना सोचे समझे मान जाता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान होती है, शायद दर्द के साथ साथ दोस्ती भी वही थी। रात आ जाती है, फायरवर्क्स तैयार हैं, सांता कॉस्ट्यूम पहना जा चुका है, लेकिन योकी नहीं आती। वक्त गुजरता जाता है। मकोटो का दिल घबराने लगता है। आखिर वो इंतजार छोड़कर खुद योकी को लेने निकल जाता है। अकेला रह जाता है केया। कुछ देर बाद केया भी दोनों को ढूंढने निकलता है और जो वो देखता है वो उसकी जिंदगी का सबसे भयानक मंजर होता है। सड़क पर योकी बेहरकत पड़ी होती है, उसकी सांसें थम चुकी होती हैं। पास ही मकोटो घुटनों के बल बैठा होता है, बिल्कुल टूटा हुआ, अपने हाथ में एक रिंग पकड़े हुए, वो रिंग जिससे वो उस रात योकी को प्रपोज करने वाला था। उस पल मकोटो के लिए जिंदगी जैसे वहीं खत्म हो जाती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन रिपेयर शॉप पर एक लाल रंग की महंगी कार आकर रुकती है।
कार से एक खूबसूरत और सेल्फ कॉन्फिडेंट औरत उतरती है। उसका नाम होता है लीसा। वो कहती है कि कार का हेडलाइट कवर टूट गया है और उसे रिपेयर करवाना है। केया शॉप ओनर को बुलाने जाता है, जबकि मकोटो कार को ध्यान से चेक करता है। मकोटो तुरंत समझ जाता है कि ये डैमेज नया नहीं है। थोड़ी देर बाद लीसा सच मान लेती है। वो बताती है कि कुछ टाइम पहले उसकी कार से एक कुत्ता टकरा गया था और वो वहीं मर गया। पुलिस के डर से और अपने बाप के गुस्से से बचने के लिए वो वहां से भाग गई थी। मियाजावा पहले कार रिपेयर करने से मना कर देता है, लेकिन लीसा जिद करती है और कहती है कि वो जितना पैसा लगे देने को तैयार है। डील हो जाती है। जाने से पहले मकोटो लीसा से डिनर पर चलने के लिए पूछता है। लीसा उसे सिर्फ एक मैकेनिक समझकर ठंडी नजर से मना कर देती है, लेकिन मकोटो हार नहीं मानता। वो उसका ध्यान खींचने के लिए छोटे छोटे मैजिक ट्रिक्स दिखाता है। लीसा मुस्कुराती है, उसे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन फिर भी वो चली जाती है। उस रात मकोटो केया से कहता है कि उसे लीसा से प्यार हो गया है। केया हैरान रह जाता है। एक तरफ एक अमीर पावरफुल औरत, दूसरी तरफ एक गरीब मैकेनिक। फिर एक दिन मकोटो अचानक जॉब छोड़ देता है। न कोई एड्रेस, न कोई कॉल, न कोई एक्सप्लेनेशन। 2 साल बीत जाते हैं। केया अभी भी उसी रिपेयर शॉप में होता है जब मियाजावा बताता है कि गवर्नमेंट के रोड प्रोजेक्ट के चलते शॉप तोड़ दी जाएगी। सब एम्प्लॉयज को निकाल दिया जाता है। जाने से पहले मियाजावा केया को एक एड्रेस देता है और कहता है कि शायद मकोटो वहां मिल जाए। केया उस एड्रेस पर पहुंचता है और पता चलता है कि वो जगह एक क्राइम बॉस कावाबाटारा की है। बाहरी तौर पर वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी होती है, लेकिन अंदर से सब कुछ इल्लीगल होता है। कावाबाटारा बताता है कि उनका नेटवर्क लोगों को ढूंढने में माहिर है, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। पैसों के बदले केया एक डील करता है और उस गैंग का नेगोशिएटर बन जाता है। इसी कनेक्शन के जरिए वो आखिरकार मकोटो तक पहुंच जाता है। मकोटो जब केया को देखता है तो पूरी तरह से शॉक में आ जाता है। वो माफी मांगता है, बिना बताए गायब हो जाने के लिए और अपने दर्द को सबसे छुपाने के लिए। मकोटो धीरे से केया को बताता है कि उसने बिना कुछ कहे अचानक गायब होने का फैसला क्यों किया था। वो कहता है कि उस वक्त उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था। उसे 45 मिलियन येन चाहिए थे। इतनी बड़ी रकम जो एक नॉर्मल मैकेनिक के लिए सोचना भी मुश्किल था। मकोटो बताता है कि एक बहुत बुजुर्ग आदमी जो जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहा था, एक वाइन कंपनी बेचना चाहता था। मकोटो का प्लान सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, उसका असली मकसद कुछ और ही था। वो लीजा के करीब जाना चाहता था। उसे ये दिखाना चाहता था कि वो भी अमीर है, पावरफुल है और शादी के लायक है। केया ये सब सुनकर हैरान रह जाता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मकोटो इतना टूट चुका है कि सिर्फ एक औरत के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देगा। मकोटो फिर केया से एक आखिरी मदद मांगता है। वो कहता है कि उसे नई पहचान चाहिए, नया नाम, नया बैकग्राउंड, ताकि वो लीजा के सामने एक बिल्कुल अलग इंसान बनकर खड़ा हो सके। केया मकोटो की आंखों में देखता है। उसकी आंखों में प्यार नहीं, सिर्फ जिद और अंधेरा होता है। फिर भी केया मना नहीं कर पाता। धीरे धीरे मकोटो अपना प्लान पूरा करता है। वो दिन रात काम करता है, हर मौका पकड़ता है और आखिरकार 45 मिलियन येन जोड़ लेता है। केया अपने क्रिमिनल कनेक्शंस का यूज करके मकोटो के लिए एक बिल्कुल नई आइडेंटिटी तैयार करवा देता है। अब मकोटो सिर्फ एक गरीब मैकेनिक नहीं होता, वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका होता है। वो बुजुर्ग आदमी के पास जाता है जो बेड पर लेटा हुआ जिंदगी के आखिरी पल जी रहा होता है और उससे वाइन कंपनी खरीद लेता है। डील हो जाती है। मकोटो ऑफिशियली उस कंपनी का मालिक बन जाता है। लोग उसकी तारीफ करते हैं, उसे रिस्पेक्ट मिलती है। कुछ वक्त बाद केया मकोटो से दोबारा मिलता है और उसे बताता है कि मियाजावा का रिपेयर शॉप गवर्नमेंट के रोड प्रोजेक्ट के चलते पूरी तरह तोड़ दिया गया है। केया को शक होता है कि यह सब सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था। उसे लगता है कि इसका कनेक्शन योकी की मौत से है। मकोटो भी ये बात समझ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। फिर मकोटो एक और सच बताता है। लीजा एक मॉडल है और उसका पिता आंडो गवर्नमेंट का एक बहुत ही पावरफुल आदमी। उसके हाथ में पुलिस, मीडिया, सब कुछ होता है। कुछ दिन बाद मकोटो एक ग्रैंड इवेंट में शामिल होता है जिसे लीजा और उसके पिता ने ऑर्गेनाइज किया होता है। मकोटो जब लीजा के करीब जाता है तो उसका दिल टूट जाता है। लीजा ऑलरेडी एंगेज्ड होती है। मकोटो बिना वक्त गंवाए केया से कहता है कि उसे इस आदमी को लीजा की जिंदगी से हटाना है। इस बार भी केया एक पल के लिए भी नहीं सोचता। वो सीधा उस आदमी के फ्लैट पर जाता है और उसे धमकी देता है। जब उस आदमी को अपनी जान का डर लगता है, वो लीजा को छोड़कर शहर ही छोड़ देता है। आखिरकार मकोटो वो सब हासिल कर लेता है जो वो चाहता था। लीजा और मकोटो के बीच एक रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। शादी की बातें होने लगती हैं। एक दिन मकोटो केया को बताता है कि वो क्रिसमस नाइट पर लीजा को प्रपोज करने वाला है। वो केया को एक लेटर देता है और कहता है कि उसे कावाबातादा तक पहुंचा दे। साथ ही मकोटो एक और शॉकिंग रिक्वेस्ट करता है। वो चाहता है कि प्रपोजल लाइव ब्रॉडकास्ट हो और केया टीवी सिग्नल को हाईजैक करके पूरी दुनिया ये पल देख सके। क्रिसमस की रात आ जाती है। केया मकोटो से मिलता है और उसे वो चीज देता है जो उसने कावाबातादा से मंगवाई होती है। केया पास ही रुककर लाइव ब्रॉडकास्ट देखने लगता है। स्क्रीन पर लीजा दिखाई देती है। उसे पता भी नहीं होता कि मकोटो उसे छुपी हुई कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा होता है।
लोग खुशियां मना रहे होते हैं, चीयरिंग शुरू हो जाती है। लेकिन तब सब कुछ बदल जाता है। मकोटो रिंग निकालता है, पर यह प्रपोजल के लिए नहीं होती। मकोटो सच बताना शुरू करता है। वो कहता है कि लीजा से उसकी पहली मुलाकात 10 इयर्स पहले हुई थी, जब वो एक मैकेनिक था। लीजा कहती है उसे कुछ याद नहीं। तब मकोटो एक मैजिक ट्रिक दिखाता है, बिल्कुल वही ट्रिक जो उसने पहली बार रिपेयर शॉप में दिखाई थी। इस बार वो वही रिंग यूज करता है जो वो सालों पहले योकी को देना चाहता था। मकोटो बताता है कि योकी के एक्सीडेंट के बाद उसे सड़क पर कार हेडलाइट के टुकड़े मिले थे। उसने उन्हें संभाल कर रख लिया था। जब लीजा बाद में रिपेयर शॉप पर आई और अपनी कार का हेडलाइट ठीक करवाने को कहा, मकोटो ने तुरंत पहचान लिया। ग्लास के टुकड़े बिल्कुल मैच कर रहे थे। और फिर मकोटो सच बोल देता है, लीजा ने किसी कुत्ते को नहीं मारा था, उसने योकी को कुचल दिया था। योकी की मौत के बाद मकोटो 2 महीने तक पुलिस से किसी अपडेट का इंतजार करता रहा। कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि लीजा का पिता आंडो अपनी ताकत का यूज करके पुलिस और मीडिया दोनों को चुप करा चुका था। सिर्फ इतना ही नहीं, आंडो ने योकी के वजूद को ही मिटा दिया, जैसे वो कभी थी ही नहीं। कहानी अब अपने सबसे अंधेरे मोड़ पर पहुंच चुकी है। सच को दबाने के लिए आंडो एक और चाल चलता है। गवर्नमेंट के नाम पर एक रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है। इसी प्रोजेक्ट के बहाने मियाजावा का रिपेयर शॉप तोड़ दिया जाता है, वो जगह जहां कभी मकोटो और केया काम करते थे। सब कुछ इसलिए क्योंकि लीसा ने कभी उस शॉप में अपनी कार रिपेयर करवाई थी। आंडो हर कदम सोच समझकर उठाता है। उसके लिए सबसे जरूरी चीज होती है उसकी इमेज और उसकी बेटी का नाम। लेकिन जब सच सामने आता है तो लीसा का झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। लाइव कैमरा के सामने लीसा टूट जाती है और मान लेती है कि उस रात उसने किसी कुत्ते को नहीं, योकी को कुचल दिया था। लीसा ये नहीं जानती कि उसकी ये बात सिर्फ एक कमरे तक सीमित नहीं है। केया ने टेलीविजन सिग्नल हाईजैक कर लिया होता है। लीसा का कन्फेशन लाइव पूरी दुनिया सुन रही होती है। उधर आंडो को जैसे ही पता चलता है, वो तुरंत अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि ब्रॉडकास्ट बंद कर दिया जाए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लीसा का सच सुनते ही मकोटो का सब्र टूट जाता है। उसके अंदर का दर्द, गुस्सा और नफरत एक साथ उबल पड़ती है। वो अपनी जेब से एक डेटोनेटर निकालता है। तब समझ आता है कि कावा बताड़ा से मांगी गई चीज सिर्फ मदद नहीं थी, वो एक्सप्लोजिव्स थे। मकोटो का इरादा शुरू से ही साफ था। वो सिर्फ सच सामने लाना नहीं चाहता था, वो लीसा के साथ खुद को भी खत्म करना चाहता था। जब केया को एहसास होता है कि मकोटो क्या करने वाला है, वो बिना वक्त गवाए होटल की तरफ भागता है। लेकिन मकोटो ने उसे फिर धोखा दिया होता है। उसने लास्ट मोमेंट पर अपना लोकेशन बदल दिया होता है। केया जैसे ही एक होटल रूम में घुसता है, अगले बिल्डिंग से एक भयंकर धमाका होता है। आग, धुआं और चीखों के बीच सब कुछ खत्म हो जाता है। उस ब्लास्ट में मकोटो और लीसा दोनों की मौत हो जाती है। उस रात के बाद केया के पास जीने की कोई वजह नहीं बचती। उसने अपनी जिंदगी के 2 सबसे कीमती लोग खो दिए होते हैं, मकोटो और योकी। केया अक्सर एक सड़क पर वापस जाता है, वही सड़क जहां उन तीनों ने कभी साथ चलना सीखा था, वही रास्ता जहां उन्होंने एक मरे हुए कुत्ते को देखा था जिसे दुनिया भूल चुकी थी, वही जगह जहां केया ने अपने दिल की बात योकी से कही थी, और वही सड़क जहां क्रिसमस की ठंडी रात में मकोटो और केया ने योकी को बेजान पड़ा देखा था। उस सुनसान सड़क पर खड़े होकर केया को लगता है जैसे वो उन दोनों की परछाइयां देख रहा हो। मकोटो और योकी साथ साथ चलते हुए, मुस्कुराते हुए, एक दूसरे का हाथ थामे हुए, जैसे वो दोनों आखिरकार सुकून पा गए हों।